हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। स्वागत है आपका चैनल सेगमेंट पे अगेन। एमपीडीटी के ऊपर आज हम वीडियो बनाने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश से। स्पेशली तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। 2023 राइट। वैसे इस पे बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई रखी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट कुछ बच्चों ने पूछा तो मैं इसको बेसिक से समझाता हूं। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, डीटी मतलब डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन। ये एक संस्था है जो मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए काउंसलिंग कराती है। सो मध्य प्रदेश के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन की प्रोसेस के लिए राइट क्या होता है, एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है। अगर आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट आप एडमिशन ले लोगे तो नहीं होता है, एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि कुछ कॉलेजेस आपको यहां पर एक भावना या लालच दे देते हैं कि भाई हम तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन वो भी एमपीडीटी के थ्रू ही जाएंगे। बस उसमें नुकसान ये होता है कि कॉलेज अपनी मनपसंद की ब्रांच आपको दे देता है और पहले से ही सीटें भर के रखता है। कौन सी सीटें भर के रखेगा? जो सीटें नहीं बिकती है मार्केट में उसके लिए रखेगा, जो बिक जाती है उसके लिए तो मैं भट्टे के भाव नहीं पूछा जाएगा। तो सीधी सी बात है, जल्दी से चलते। व्हाट इज एमपीडीटी? क्लियर, यहां पर जवाब मिल गया। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग होती है। चाहे आप कोई भी कॉलेजेस लो, कोई भी ब्रांच लो, राइट, उसमें एडमिशन लेने के लिए एमपीडीटी की काउंसलिंग की जाती है, एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी। राइट, अब जैसे आप यूनिवर्सिटी मतलब मेडिकेल्स में जाओगे, राइट, सो यूनिवर्सिटी है वैष्णव में जाओगे, यूनिवर्सिटी है अवंतिका में जाओगे, यूनिवर्सिटी है जेपी गुना खुद का कराता है, यूनिवर्सिटी है वीआईटी भोपाल, यूनिवर्सिटी है आईटीएम, यूनिवर्सिटी है अमेठी ग्वालियर, यूनिवर्सिटी है आरकेडीएफ, यूनिवर्सिटी है सत्सा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एसआरके यूनिवर्सिटी है, बाबा यूनिवर्सिटी है, विंध्याचल यूनिवर्सिटी है। सो ये सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो यूनिवर्सिटी के पास खुद का एक अधिकार होता है। ऑटोनोमस का मतलब वो खुद से ही एग्जाम और खुद से ही सारी चीजें करती है। तो एमपी में ऐसी कोई भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, राइट, जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, राइट। तो दैट्स द रीजन यहां पर एमपीडीटी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां पर एचजीएसआईटीएस, डीएबीबी, जेईसी, एमआईटीएस ग्वालियर, आरजीपीबी, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सती विदिशा, फिर तो कुछ लोकल कॉलेजेस आ जाते हैं, बरकतुल्ला भी इसी में आ जाता है। ओके, सो मेक श्योर दिस थिंग। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सीधी सी बात है, आपने अगर 12th दिया है, 12th किया है, दिया है या किया है और आप पास हो तो आप एलिजिबल हो। सीधी सी बात है। इवन जब रिजल्ट नहीं आया है तो सप्लीमेंट्री वाले भी भर सकते हैं, जब सप्लीमेंट्री क्रैक हो जाती है तो वो भी एलिजिबल होते हैं। अब यहां पर सिर्फ फायदा ये होता है जिसने जेईई मेन दिया है उनको पहले छांटने का मौका मिलता है। मतलब उनकी काउंसलिंग पहले होती है और उनसे बोला जाता है आप आओ और पहले आपको कौन सी यहां पर सीट चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी उसकी ब्रांच चाहिए, वो आप ले लो। तो जाहिर सी बात है, राइट, कि जब यहां पर सारा माल छट गया उसके बाद 12th वालों को मौका मिला। सिर्फ यही एक नुकसान है और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, राइट, क्योंकि आपको अच्छी सारी सीटें सीएस मिलने के चांसेस ही नहीं होते। फिर किसी अच्छे कॉलेजेस में सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस मिलने के चांसेस नहीं होते। एरे गेरे नथु खेरे जो ब्रांचेस मिलती हैं वही आपको यहां पर मिल पाती हैं 12th में, राइट। सो या फिर जो बची हुई सीटें होती है उसमें। तो जेईई मेंस के थ्रू भी होता है, 12th के थ्रू भी होता है, दोनों के थ्रू होता है। आपको अगर आपने 12th किया है, जेईई मेंस दिया है और 12th में ज्यादा परसेंटेज है और जेईई मेंस में आपके 0 बटे हैं या 1 नंबर भी है, रैंक 10 लाख भी है, तो किससे भरोगे? जेईई से भरना, क्योंकि इसके बाद भी जेईई मेंस का स्कोर का पावर ज्यादा है किससे? 12th के स्कोर कार्ड से भरिए। इसमें आपके 99%। फिर से बता रहा हूं, सुन लो, राइट। ज्यादा इधर उधर इमोशंस में मत खोना कि यार इसमें मेरे परसेंटाइल ज्यादा है मैं उसी में करूंगा। फिर से, जेईई मेंस में कितने भी स्कोर हो, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख या जो भी हो, जेईई मेंस के हिसाब से ही भरना। क्योंकि यहां पर 2 ऑप्शंस आते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपने बारे में बता रहे हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें बोलते हैं जेईई मेन रैंक के आधार पर और
आबकारी परीक्षा मतलब आप सीधी सी बात करते हैं कि आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसकी परीक्षा के आधार पर, 12th के आधार पर। सो आपको 12th नहीं चूज करना है। अगर किसी ने भी जेई मेंस दिया है, ध्यान से सुन लो, अदरवाइज इस चैनल में तुम्हारे आने का कोई उचित नहीं बनता है, राइट। सो बहुत सारी वीडियो तुम मेरी पहले से भी देख रहे हो। सो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है? रजिस्ट्रेशन फीस देखा जाए कुछ नहीं है, चॉइस फिलिंग जब हम तमाम चीजें करते हैं तो हमें एक 1530 रुपए लगती है ये, राइट। और 1530 रुपए लगती है किसके लिए? काउंसलिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में मतलब आपने अपने बारे में बताया, राइट। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप बताते हो कि भाई मेरा नाम ये, माता जी का ये, पिताजी का ये, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं एससी कैटेगरी का हूँ, ओबीसी का हूँ या ईडब्ल्यूएस का हूँ, XYZ, और इस तरीके से आप भरते हो। तो वो आप पूरा रजिस्ट्रेशन करते हो, मतलब अपनी बारे में डिटेल भरते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराते हो जो आपने भरा। अगर आपने कहा कि मैं एससी का हूं, ओबीसी का हूं, तो भैया लाओ एससी का डॉक्यूमेंट। अगर ओबीसी के हो लाओ ओबीसी का डॉक्यूमेंट, ईडब्ल्यूएस के हो तो लाओ ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट, राइट। सो ये सारी चीजें आप करते हो, मेक श्योर दिस थिंग, है ना। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप क्या करते हो? चॉइस फिलिंग करते हो, मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हो। दैट्स कॉल्ड चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अलॉटमेंट आता है। जो भी आपने चॉइस फिलिंग की जाती है उसके आधार पर, आपकी रैंक के आधार पर, आपकी चॉइस फिलिंग को देखते हुए एक रिजल्ट आता है जिसको हम अलॉटमेंट बोलते हैं। और उस अलॉटमेंट को लेकर जो भी कॉलेजेस आपको मिला है, जो भी कॉलेजेस की ब्रांच मिली, उस कॉलेजेस में जाना पड़ता है और रिपोर्ट करना पड़ता है। दैट्स इट, राइट। सो ये पूरी एडमिशन प्रोसेस है ताकि क्लियरिटी रहे कि कितने लोग भर रहे हैं। अगर 100 लोग भर रहे हैं तो सबसे अच्छी रैंक किसकी है, उसी को वो सीट का हकदार होगा, राइट। सो मतलब सीधी सी यहां पर बात है, किसी तरह का कोई भी अगर मैनेजमेंट कोटे से भी आप लेते हो तो वो एडमिशन लास्ट में होते हैं। 5%, 3% वो XYZ पहले से ही रखी जाती है। वो इनमें जो भी सीटें आती है वो आपकी रैंक के आधार पर ही मिलेंगी। किसके आधार पर? रैंक के आधार पर। चलिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया इन एमपीडीटी काउंसलिंग। चलिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होता है? देखो यहां पर बहुत सारी कैटेगरी होती है। एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, राइट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आपका सैनिक कोटा है, फीमेल कोटा भी होता है, राइट। फीमेल कोटा भी होता है। अगर आप फीमेल हो तो उसके लिए स्पेशल कुछ कोटा होता है, मतलब सीटें रिजर्व होती है। किसी कॉलेजेस में 100 सीटें हैं तो बोल दी जाती है कि भाई साहब 5 सीटें एससी की हैं, 6 सीटें एसटी की हैं, 10 सीटें ओबीसी की हैं, 10 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है, सैनिक की 1 है, फीमेल की 2 है। इस तरीके से बोली जाती है। फ्रीडम फाइटर भी एक कोटा होता है, राइट। अगर आपके दादा फ्रीडम फाइटर है, नाना फ्रीडम फाइटर है, XYZ, सो यहां पर फ्रीडम फाइटर का भी एक कोटा होता है, दादा का स्पेशली। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, राइट, सो पीडब्ल्यूडी भी होता है। हैंडीकैप्ड अगर आप हो, राइट, हैंडीकैप्ड XYZ सर्टिफिकेट आपका है लेकिन तभी, सो पीडब्ल्यूडी भी होता है। सो ये एक कैटेगरी है, रिजर्वेशन होते हैं, जो कि इसके हिसाब से अगर मान लीजिए आपको जनरल में, राइट, जनरल में आपको कोई कॉलेजेस वहां पर 50,000 में मिल रहा है तो SC ST में वो कॉलेजेस 3 लाख की रैंक में भी मिल जाएगा। चलो, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द काउंसलिंग। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो 10th 12th, आय, जाति, निवास, जाति निवास। अगर आप जनरल कैटेगरी को तो जाति नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो तो इनकम चाहिए होगा, इनकम। और अगर आप एमपी के हो तो निवास जरूर लगाना है और रजिस्ट्रेशन में भी यस करना है, क्योंकि अगर निवास नहीं लगाओगे तो आप एक तरह से समझ लो कि काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेजेस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर 90%, 85% सीटें रिजर्व होती हैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए। अगर 100 सीटें हैं तो 90 सीटें सिर्फ एमपी वाले, मतलब एमपी के बच्चों को ही मिलेंगी। जो 10% सीटें हैं वो आउटसाइडर मिलती है। तो अब सवाल ये भी उठता है, क्या बाहर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए 10% सीटें ही हैं, बाकी 90% सीटें यहां पर एमपी वालों के लिए। हाउ मेनी चॉइस फिलिंग कैन फिल, राइट? 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस भर सकते हो। और एक कॉलेजेस में अगर हम बात करें, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, सीएस भी है, आईटी भी है, डाटा साइंस भी है, मशीन लर्निंग भी है, राइट। सो इतनी ज्यादा आपको ब्रांचेस मिलेंगी कि पेट्रोकेमिकल भी मिलेगी, केमिकल भी मिलेगी, आपको ऑटोमोबाइल भी मिलेगी। सो
अब आपको यहां पर अगर एक कॉलेजेस भरते हो तो 20 प्लस ब्रांचेस आपको यहां मिल जाएंगे MITS में। तो कितनी चॉइस फिलिंग भर दी हमने, हम आप भर दो 200 भर दो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो नो लिमिट इज देयर, बट मेक श्योर, क्योंकि जब आप ज्यादा कॉलेजेस भरते हो उल्टी सीधी ब्रांच अगर मिल गई तो जो ऊपर से मिलेगी, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, नंबर फिफ्थ, नंबर 6, 7, तो जो भी आपने कहीं भी कमजोर ब्रांच डाल दी वो आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बाबा ये सोच रहे हैं कि जो आपने ब्रांचेस डाली हैं वो उस प्रेफरेंस से आपको चाहिए, सो वो आपको अलॉट हो जाएगी। कैन अदर स्टूडेंट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, लेकिन उनके लिए सिर्फ 10% सीट रिजर्व रहेगी। इस MPDT काउंसलिंग फीस रिफंडेबल होती है? फीस नहीं रिफंडेबल होती है, काउंसलिंग की फीस रिफंडेबल नहीं होती है। 1530 काउंसलिंग फीस होती है, राइट। फिर अपग्रेड करते हो तो 1030 काउंसलिंग फीस होती है। फिर सेकेंड राउंड में जाते हो तो 1030 होती है। फिर अगर आप CLC में भी जाते हो तो 1530 होती है। रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो 1030 होती है। सो दैट्स हाउ, ये अगर पूरी काउंसलिंग अटेंड करते हो तो आप लगभग मान के चलो कि 4-5 हजार रुपए आपकी फीस जो है ये लग जाती है इस पूरी प्रक्रिया में, और आपकी रिफंड नहीं होती। अगर आपको पहली ही काउंसलिंग में मिल जाता है तो मात्र 1530 लगेंगे, इसके बाद नहीं लगते। व्हाट इज MP स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप यहां पर क्या होता है कि मध्य प्रदेश में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप SC के हो तो ये 55,000 रुपए करीब मिल जाती है। अगर आप OBC के हो तो 28-30 हजार रुपए मिल जाती है। तो जो बच्चे OBC के आते हैं उनको यहां पर 30,000 रुपए मिलती है। अगर किसी कॉलेजेस की फीस 30,000 है तो आपको 30,000 मिल जाएगी, मतलब एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अगर 1 लाख फीस है SC के हो तो 55,000 आपको मिल जाएगी, बाकी अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। MPDT काउंसलिंग का कट ऑफ क्या होता है? सीधी सी बात है, इस कॉलेजेस का कट ऑफ डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेजेस में और उसकी ब्रांचेस में। एक कॉलेजेस की CS ब्रांच अगर हम बात करेंगे, राइट, सो CS ब्रांच वहां पर कट ऑफ जाएगा मान लीजिए 50,000। वहीं पर केमिकल ब्रांच का कट ऑफ चला जाएगा 5 लाख प्लस, 10 लाख पे भी मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। सो ब्रांच पे डिपेंड करेगा, राइट। सो उस पर हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलिए, हाउ मेनी कॉलेजेस कैन बी फिल, ये मैंने पहले ही बता दिया। राउंड फर्स्ट क्या होता है? जब आप रजिस्ट्रेशन करके चॉइस को फिल कर देते हो अपने हिसाब से, और उस चॉइस के हिसाब से आपकी रैंक के हिसाब से आपको एक अलॉटमेंट आता है। और मान लीजिए मैंने XYZ कॉलेजेस भरा, CS ब्रांच भी भरी उस कॉलेजेस की, HGS ITS भर दिया, DAB भी भर दिया, IT भी भरी, EC भी भरी, मैकेनिकल भी भरी। मुझे मैकेनिकल मिल गई, मुझे मैकेनिकल नहीं चाहिए थी तो मैं सेकेंड राउंड में जाऊंगा कि यार मैं सेकेंड राउंड में देख लूं, शायद मुझे अच्छी ब्रांच मिल जाए। सो दैट्स कॉल, यहां पर सेकेंड राउंड के लिए वो सेकेंड राउंड होता है। फर्स्ट राउंड की अगर आप सीट छोड़ रहे हो, मतलब पहला राउंड हुआ आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिल गया, अगर आप सीट छोड़ रहे हो तो आप सेकेंड राउंड में जाओगे। सेकेंड राउंड में कैसे बचेगी? छूटी हुई सीटें भाई, क्योंकि वहां पर अलग अलग काउंसलिंग भी चल रही है, जोसा की भी चल रही है भाई, बिटसेट की भी चल रही है यहां पर, राइट। यहां पर SRM की भी चल रही है, BIT की भी चल रही है, बेबजी की भी चल रही है, UPSEE की भी काउंसलिंग चल रही है, राइट। जेक चंडीगढ़ की भी चल रही है, मतलब जेक दिल्ली की चल रही है। सो अलग अलग काउंसलिंग चल रही है, तो बच्चे वहां भी पार्टिसिपेट करते हैं, यहां भी करते हैं, तो इसलिए राउंड में सीटें खाली होती है। CLC क्या है? जब पहले दूसरे राउंड और तीसरा भी हो जाता है, अपग्रेड फर्स्ट सेकेंड, तो सीटें फिर भी खाली होती हैं, तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। मतलब कॉलेज अपने लेवल पर काउंसलिंग कराता है सभी बच्चों को बुला के, उसको हम बोलते हैं CLC काउंसलिंग। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये समझने के लिए, राइट, हम यहां पर नीचे आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी कर सको, मैं भी काउंसलिंग करता हूं, और साथ ही साथ इस चैनल पे बताता भी हूं कैसे करना है अलग अलग रैंक वालों को अपने तरीके से। तो वो एक जो अपने सवाल है वो उसको हम सेकंड पार्ट में भी लाएंगे, और बहुत सारी वीडियो में हमने बताया भी है, जाके आप देखना, सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और मैंने चैनल लॉन्च किया है अपना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही वीडियो आएगी, और वो हफ्ते में सिर्फ 3 ही वीडियो आएंगी, ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर खिचड़ी ज्यादा पकती है। सो अगेन वो चैनल भी आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.